सर बीजेपी आपको क्या लगता है अयोध्या में क्यों हारी? 2014 से 19 गवर्नमेंट चली तो एक चीज पे विरोध हुआ, 19 to 24 तीन चीजों पे विरोध हुआ, किसान आंदोलन सी। सो देयर इज अ टेंडेंसी कि विरोध बढ़ रहा है कि बीजेपी की जो डिवाइसिव पॉलिसीज थी उसके खिलाफ अयोध्या ने वोट दिया। जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है जो बढ़ाया बीजेपी ने। सर आपने एजुकेशन की बात की थी, नीट एग्जाम्स का भी रिसेंटली एक स्कैम हुआ जिसमें स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी किया है। उस पे एज एन एजुकेशनिस्ट आपकी व्यू क्या है? सो रादर देन अ फ्रॉड इट कुड बी मिसमैनेजमेंट। सर मैं बात करूँगी, अभी एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था, पोर्शे एक्सीडेंट। यू हैव नो राइट टू एंड माई लाइफ और फॉर दैट मैटर एनीबॉडीज। जो आदमी ईमानदारी से अच्छे से गाड़ी चला रहा है, हु गिव यू द राइट कि तुम जाकर ठोक दो उसको। उसका 300 की स्पीड में आपको गाड़ी चलानी है, 2 इनोसेंट लोगों को मार दिया, उसके बाद आपको करप्शन भी करना है, पिज़्ज़ा भी खाना है पुलिस स्टेशन में। बट मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल देश की आम जनता को मानता हूँ। AI अगेन इज़ अ प्रॉब्लम। पहली बात ये क्योंकि वो हमारा धंधा खाएगा। दूसरी दिक्कत ये है कि उससे इनएफिशिएंसी मार्केट में बहुत बढ़ेगी। विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट मैनेजर था वहाँ पे, 700-750 करोड़ का पोर्टफोलियो था मेरा। देन आई स्टार्टेड फुल टाइम ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में और 1.5 साल में मैं बैंकरप्ट हो गया। तो मेरे पास चाय वाय पीने के पैसे नहीं थे उस जमाने। मैंने कहा भगवान की गलती है कि चाइना ने करेंसी क्यों डिवैल्यू की, मेरे मित्र की गलती है जो उसने मेरे को मिसगाइड क्यों किया। जस्ट मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द की मैट्रिक्स फॉर सक्सेस? हैप्पीनेस। हम सब सक्सेस की बातें तो बहुत करते हैं, बहुत लोग हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे शेयर करने आते हैं और हमें बहुत सी स्ट्रैटेजीज पता चलती है कि कैसे ये सक्सेस उन्होंने अचीव किया है। इसमें कुछ लक होती है, कुछ उनकी मेहनत होती है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो खुल के बता पाते हैं कि हाँ मैंने इस जगहों पे बहुत एक्सट्रीमली फेल किया है और फेलियर को भी सेलिब्रेट करते हैं। बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ रिवॉर्ड को ही इम्पोर्टेंस नहीं देते बल्कि अपनी पूरी जर्नी को एक रिवॉर्ड की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी एक पर्सनालिटी है जो कि एक एजुकेशनिस्ट है, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, अ ट्रेंड एनालिस्ट ऑल्सो, प्रभात पोदार, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हिम ओवर हियर क्योंकि ऐसी पर्सनालिटीज़ हमें बताती हैं कि कैसे लाइफ को ट्रूली इंजॉय किया जाता है एंड ही इज़ अ वेरी कॉन्शियस पर्सनालिटी हिमसेल्फ। सो वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। वेलकम टू आवर शो सर। आई वुड वांट कि आप खुद व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं प्रभात हूँ, प्रभात पोद्दार, और बेसिकली भोपाल से हूँ। प्रीवियसली आई वाज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट मैनेजर था वहाँ पे, 700-750 करोड़ का पोर्टफोलियो था मेरा। बट वहाँ पे प्रेशर बहुत था तो आई लेफ्ट इन 2014, 31 दिसंबर को। देन आई स्टार्टेड फुल टाइम ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में और 1.5 साल में मैं बैंकरप्ट हो गया। तो मेरे पास चाय वाय पीने के पैसे नहीं थे उस ज़माने में, तो थोड़ा डिप्रेशन को भी थोड़ा समझ के आया उस ज़माने में। उसके बाद मैंने पढ़ाना चालू किया महिंद्राज एजुकेशन में, वहाँ बहुत मज़ा आया पढ़ा के। 2019 में एक बुक लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस था, वो भी बढ़िया फ्लॉप हुआ, 125 किताबें बिकी टोटल। और उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन कोचिंग ड्यूरिंग कोविड। उसको 6 महीने में बंद कर दिया। अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, उसके बाद एक मित्र के साथ शॉर्ट फिल्म्स बनाई, फिर इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट बनाने लगे और बस आज आपके सामने फिर। सर अमेजिंग चीज़ ये है कि आप इतना कुछ बहुत अच्छे से हंसते हुए बता रहे हैं, तो ज़रूर इसके पीछे बहुत एक डीप पर्सनालिटी छुपी हुई है एंड आई वुड वांट कि आज ये व्यूअर्स वो पर्सनालिटी को देख पाए। देखिए क्या हुआ, मैं आई टेल यू, जो सबसे लो मोमेंट्स थे मेरी लाइफ के सॉरी, जो सबसे लो मोमेंट्स थे मेरी लाइफ के, उनमें से एक था जब स्टॉक मार्केट में आई लॉस्ट एवरीथिंग। ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट, मैं 7.25 साल मैंने स्टेट बैंक में काम किया था, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा कुछ था, कुछ मॉम डैड का पैसा था और वो स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ था, चाइना ने करेंसी डिवैल्यू की थी, तो एक दिन में आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी और आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत जो बचा था वो ख़त्म हो गया। और जो पैसे का लॉस तो था ही, जैसा मैंने आपसे कहा कि चाय पीने के पैसे नहीं थे, तो 1.5 महीने करीबन घर से बाहर नहीं निकला और
उससे ज़्यादा जो था वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, सेल्फ वर्थ खत्म हो गया था। तो जब व्यक्ति का सेल्फ वर्थ खत्म हो जाता है तो उससे ज़्यादा आदमी गड्ढे में कभी नहीं होता। और उसके बाद जब मैंने पढ़ाना चालू किया, धीरे से सेल्फ वर्थ वापस आना चालू किया, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा भगवान की गलती है कि चाइना ने करेंसी क्यों डिवैल्यू की, मेरे मित्र की गलती है जो उसने मेरे को मिसगाइड क्यों किया, दुनिया भर की गलती थी बट मेरी गलती नहीं थी। फिर एक दिन मैंने अपने आप से कहा कि मेरी गलती है। मैंने कहा जो हुआ दैट इज़ माई मिस्टेक, और उस दिन से मन को शांति मिली, क्योंकि उस दिन तक मन को शांति नहीं मिली थी। तो उस दिन ओनरशिप का कंसेप्ट समझ में आया कि यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ योर एक्शन, क्योंकि मैंने गलती की है ना, तो ठीक है, मैंने तो की है। जब तक कोई दूसरा गलती करता तो आप उसको माफ़ नहीं कर सकता। जब आप कहते हो नहीं यार मेरी गलती थी, तो आप बड़ी से बड़ी गलती अपनी माफ़ करते हो, तो बोला हाँ ठीक है हो गया। तो देन आई रियलाइज कि अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी असफलता आपके कारण है, तो मेरी सफलता भी आपके कारण है। ठीक है, भगवान का चलेगा, भगवान दे सफलता, भगवान दे असफलता, लेकिन अगर मैं बाकी लोगों के ऊपर बांट रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने कहा था तो मैं लॉस हो गया, तो मेरा प्रॉफिट भी दोस्त के कहने पे हो रहा है। वहाँ से फिर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आई नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर आई एम, और वहाँ से फिर थोड़ा सा मेरा चालू हुआ कि हाँ भाई ठीक है जो हो गया। यस्टरडे ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी, शी सेड कि 26,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। होता है ना फोन वाला को, एंड शी इज अ स्टूडेंट बेसिकली बट नाउ शी इज अ फ्रेंड। तो शी सेड कि मेरा 26,000 रुपये का लॉस हो गया। तो आपको क्या लगता है, हर व्यक्ति को जो उसने फ़ोन किया होगा, उसने उसके मदर फादर भाई सब व्यक्ति ने क्या बोला उसको कि तुम इडियट हो? हर व्यक्ति ने क्या कहा, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए था। अगर मैं भी उससे वही कह रहा हूँ तो फिर मैं उसका दोस्त हूँ। आई नीड टू टेल हर समथिंग डिफरेंट, आई नीड टू पिक हर अप। सो मैंने उससे बात की, आधे घंटे हंसी मजाक किया उसके साथ। मैंने उसको समझाया कि ये एक बार का लॉस है, यू हैव टू लुक कि तुम जिंदगी भर में कितना पैसा कमाओगी, ये तुम्हारी एक महीने की सैलरी से भी कम है। हम जब बैंक में थे तो हमको एक चीज़ कही जाती थी, कई बार कोई चेक आया, अब आपको नहीं मालूम है वो चेक ऑथेंटिक है, बाउंस हो जाएगा, तो हमारे सीनियर कहते थे अगर 2 महीने की सैलरी से कम का है यू गो अहेड, टेक द रिस्क। उससे ज़्यादा गए तो रिस्क मतलब। तो मैंने भी उसको समझाया, फिर मैंने उसको पुश किया कि कल यू नीड टू एंजॉय, क्योंकि अगर हम उस दिन ही एंजॉय करेंगे जिस दिन हम सफल हो रहे हैं, और उस दिन एंजॉय नहीं करेंगे जिस दिन असफलता है, तो हम अपनी लाइफ को बहुत बांध के रख रहे हैं। तो मैंने उसको बहुत पुश किया कि कल तो तेरे को आइसक्रीम खानी पड़ेगी। सो शी वेंट टू द मैकडोनल्ड्स एंड शी सेंड मी द पिक्स कि हाँ देखो ये मैं हैप्पी मील खा रही हूँ। तो इट इज़ ऑन यू ना कि आप मतलब वाई टू बी अनहैप्पी, एक दिन मर ही जाएंगे। एग्री, मतलब ये तो सब जानते हैं। तो इट इज़ ऑन मी कि मैं खुश रहूँगा। ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता, सब होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू फाइंड आउट कि मैं विक्टिम नहीं हूँ। जिस दिन आप अपने आप से कहते हैं ना यार आई एम नॉट अ विक्टिम, उस दिन आपका ना सब चिल चल रहा है। सर आई गेस ये मुझे ना आज सुनना ही लिखा था शायद आपके थ्रू कि आपने इतनी अलग बात कही है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। कई बार हमारा दुख एक्चुअली यही रहता है कि इसकी वजह से ये हो गया, या हमारा ईगो बोल रहा होता है कि उसने हमारे साथ ऐसा कैसे किया। बट जैसे ही हम खुद को ये बोलते हैं कि हाँ आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी वजह से ही सब हुआ है, तो कुछ चीज़ शांत हो जाती है अंदर से। मैंने ये देखा कि अभी मैंने आपको कुछ पर्सनल चीज़ें बताई थी थोड़ी देर पहले, तो मुझे 2 लोगों ने बहुत हर्ट किया। आई टोल्ड यू अबाउट दैट राइट। तो मैं उनको माफ़ नहीं कर पाया कभी कि उन्होंने गलत किया। फिर मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, शिवानी बहन जी अगर जानते हो जी, आई थिंक वो उनका जो है ग्रुप, मैं भूल रहा हूँ उनका जो ग्रुप है, ब्रह्म कुमारी। हाँ, तो ब्रह्म कुमारी जी वाला, उन्होंने एक दिन बहुत अच्छी चीज़ कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया तो सबसे पहले आप उससे माफ़ी मांगो। बोला हम क्यों माफ़ी मांगे भाई, उसने हर्ट किया। बोला क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने उसको कभी हर्ट किया होगा, नॉट नेसेसरीली कि आपने इस जन्म में किया होगा, शायद प्रीवियसली कभी किया होगा, और आज शायद आप उसका परिणाम भोग रहे हैं। तो अगर मैं किसी भी व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, मैं ये देखता हूँ और ये मानता हूँ कि यार शायद पहले का कुछ होगा मेरा हिसाब, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? मेरा हिसाब है, मैं चुका रहा हूँ। तो मैंने भी मान लिया उन दोनों को, मैंने कभी शायद कुछ गलत किया होगा उन लोगों के साथ। इस जन्म में तो खैर नहीं किया था, तो प्रीवियसली कभी किया होगा, तो आई एम गिविंग, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, हिसाब होगा ही होगा। तो व्हेन यू थिंक इन दैट वे, यू डोंट फील बैड अबाउट एनीबॉडी।
कि हाँ ठीक है, मैंने कहानी पढ़ी थी, मतलब इट वाज अ सो अमेजिंग स्टोरी क्या थी, 4 लाइनें थी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसका तो ईश्वर के पास जाता है और ईश्वर से कहता है देखो मेरे साथ ईश्वर कितना गलत हुआ जीवन में, ये हुआ, अत्याचार हुआ, और ईश्वर चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बहुत बार बोलता है आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तो कहता है चलो, बोला इस जीवन में, इस जग में सिर्फ 2 लोग हैं, एक तुम हो और एक मैं हूँ। बोला नहीं आप एक हो, लोग तो बहुत है। बोला नहीं, लोग भी तू ही है। उनको पूरी दुनिया घुमाते, कहते ये जो मजदूर है जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, एक जन्म में तू वो है, और जो जमींदार इसके साथ अत्याचार कर रहा है एक जन्म में तू वो है। यानी इस दुनिया में हर व्यक्ति जिसने तेरे से अत्याचार किया वो भी तू था, जिसने अत्याचार सहा वो भी तू था, तो ये तो तूने खुद पे किया है ना। तो इट वॉज सच अ रिवॉल्यूशनरी थॉट कि अगर मैं ही सब हूँ तो किस पे इल्जाम लगाऊं, अगर इफ यू बिलीव इन दिस थिंग। Yesterday only another friend of mine called me and we were just talking about religion and spirituality and she said कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, and she was the person who said कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ के उसको बहुत विश्वास आ गया था। जब मैंने पढ़नी चालू की, आए आज जो कि तुमने पढ़ी है, बोला अरे यार मेरे को तो बहुत विश्वास हो गया भगवान। मैंने कहा तू तो अभी बोल रही थी कि मेरे को बहुत भगवान पे विश्वास है। बोला नहीं, फिर अब देखो ना गाजा पे जो हो रहा है और दुनिया में कितने लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है, हाउ कैन गॉड बी देयर। मैंने कहा इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट मैंने कहा कि हमारी मॉरलिटीज या हमारे लॉ भगवान के लॉ होंगे, उनकी मॉरलिटी होगी, हम कैसे कह सकते हैं। हाउ डू वी नो कि ही ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल दैट वी ऑपरेट्स। अ फ्यू डेज अगो ओशो की एक बुक है, मैंने 1-2 लाइनें ही पढ़ी उसकी, मैंने कभी ओशो नहीं पढ़ा, वो पहली बुक मैंने 2-4 पन्ने पढ़े। उसमें कहा कि उन्होंने कि हमारे कुछ नियम है और हम चाहते हैं जीवन उन नियमों पे चले। बोले जीवन है वो तुम्हारे नियम पे थोड़ी चलेगा, तुम्हें जीवन के नियमों पे चलना पड़ेगा, राइट। तो मतलब हाउ यू अगेन लुक एट इट, मतलब व्हाई शुड आई लुक एट अ नेगेटिव साइड। अगर कुछ गलत हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं, थोड़ी बम तो मैंने फेंका है ना, बम तो एक इंसान फेंक रहा है ना दूसरे पे। अगर बच्चों की डेथ हो रही है तो व्हाई गॉड इज रिस्पॉन्सिबल, द पर्सन हु इज सेंडिंग द बम, the people who have created such environment ki there is violence, are they not responsible? There is a film called The Adjustment Bureau, अगर आपने देखी हो। हाँ जी। तो उसमें दिखाया कि भगवान के एजेंट है, वो सारी चीज़ें व्यवस्था कर रहे हैं, एवरीथिंग। कभी देखिएगा तो उसमें एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें वो पूछता है भगवान के एजेंट से, आप सब एडजस्ट कर रहे हो तो वेयर इज फ्री विल, फ्री विल क्यों नहीं है, सब तो आप एडजस्ट कर रहे हो। तो वो कहता है कि हमने तुम्हें फ्री विल दी थी, तुमने हमको मिडिवल टाइम्स दिए। यानी जब जब इंसान को हमने उनके अनुसार काम करने दिया, उन्होंने हत्याएं कर दी, उन्होंने जेनोसाइड कर दी, तो क्यों दे तुमको फ्री विल। तो हो सकता है अभी फ्री विल दी हुई हो भगवान ने और आपने बम फेंक दी एक दूसरे पे। आई डोंट नो, मतलब दिस इज व्हाट आई टोल्ड हर एटलीस्ट। क्वाइट डिफरेंट पर्सपेक्टिव सर एक्चुअली। और जैसा आपने बोला कलेक्टिव कर्मा पे मैं भी पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ सर, कि एक्चुअल में हमारे साथ जो हो रहा होता है, हम सब एक हैं और एक का कर्मा भी दूसरों पे हावी होता ही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी वहाँ वैलिड करती हैं कि कलेक्टिव कर्मा इज़ द रीज़न। हिंदू धर्म में भी एक चीज़ कही जाती है कि पिता के कर्म पुत्र पे आते हैं, ऐसा कुछ बोला गया। तो आप जिनसे रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं जब उनकी अच्छाइयों से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो उनकी गलतियों का कुछ ना नुकसान तो आपको मिलेगा ही, या वाइस वर्सा। देखिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने समझदार हैं कि हम समझ पाएं कि वर्ल्ड कैसे चल रहा है। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि भाई वर्ल्ड अपने आप बन गया या किसी ने एनर्जी ने क्रिएट किया, अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि जवाब तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या विश्वास करके, अब मैं अगर ये सोच के परेशान होता रहूं भगवान नहीं है, लेकिन ये मान लो कि भगवान है और नींद अच्छी आ रही है तो मैं तो ढंग से ही सोना चाहूँगा भैया। आई मे बी रॉन्ग एट द एंड ऑफ द डे, बट आई विल एटलीस्ट बी हैप्पी ड्यूरिंग द टाइम आई एम देयर। व्हाई शुड आई बिलीव इन समथिंग दैट मेक्स मी अनईजी। आपको अच्छा लगता है कि भगवान नहीं है, आप वो मानो, मेरे को अच्छा लगता है तो मैं मान लेता हूँ। मैं स्वरूप मेरा हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मैं भगवान को अलग तरीके से शायद एनर्जी के रूप में देखता हूँ कि कुछ है, और वो क्या है मुझे नहीं मालूम। आप गणेश जी के रूप में देखो, कौन, मैं तो गणेश जी का मंत्र रोज सुबह बोलता हूँ, हनुमान जी का मंत्र बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। अब वो है नहीं है मैं मानता हूँ, बिलीफ सिस्टम है मेरा, वो मुझे एट द एंड ऑफ द डे अगर खुशी दे रहा है तो हु आर यू टू चैलेंज। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ जाके।
सर इसमें मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कई बार ऐसी बातें हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी हद तक प्रिविलेज्ड हैं, जी। और जो लोग सफ़र कर रहे हैं हम उनकी जगह रहकर उनकी दिक्कतों को नहीं समझ सकते फुली। तो एज अ ह्यूमन बीइंग कई बार आसपास के लोग भी चाहते हैं कि आप उनकी जगह पर रह करके उनकी दिक्कतों को समझें। क्या वो चीज़ करना चाहिए अपनी सहूलियत को छोड़ करके? मैं ऐसा मानता हूँ कि सफरिंग तो पूरी दुनिया में चल रही है, या तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, इतने कैपेबल हैं, या तो आप कुछ नहीं कर सकते। कई बार हम कुछ छोटा सा करने के चक्कर में जो बड़ा कर सकते हैं उसको छोड़ देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी मौसी है, उनको डॉग्स बहुत पसंद है, तो वो अपनी सैलरी का आधा पैसा मतलब डॉग्स पे लगा देगी, बिस्कुट खिलाएगी या जो भी है। एंड शी इज़ नॉट कि वो बहुत करोड़पति है, शी इज़ अर्निंग, शी इज़ डूइंग दिस। एंड मैं उनसे कहता हूँ कि तुम मुकेश अंबानी बनो ना, पहले अपने आप को इतना समृद्ध करो कि देश के सारे डॉग्स को तुम खिला पाओ। तुम 10 कुत्तों को खिला के क्यों खुश हो? तुम्हें अगर यही करना है, आज तुम अपने आप को कमज़ोर करते जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास फाइनेंशियल मसल नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी लग जाती है जो पैसे से शायद तुम कल बिल्ड कर पाओ। तो आज उन 10 डॉग्स को दिक्कत होगी, लेकिन कल हो सकता है 1000 1 लाख डॉग्स उससे प्रॉफिट करें। लेकिन क्योंकि हमारे मन में आता है कि यार हम गलत व्यक्ति, हम 10 कुत्तों की मदद कर सकते थे, हमने नहीं करी, तो वो ये मोरालिटी कैसे ठीक है? दिस इज व्हाट आई से। आज जो भी हो रहा है गाजा में, जो भी हो रहा है, ऑब्वियसली यू फील बैड अबाउट इट। माई क्वेश्चन इज व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। इफ यू एक्चुअली कैन डू अबाउट इट, मैं तो मेरा काम छोड़ के नहीं जा सकता वहाँ। ऑनेस्ट आंसर यही है। बस हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्चुअली, डू यू केयर? आर यू रेडी टू गो देयर एंड सर्व? आर यू रेडी टू फेस द बॉम्ब्स? देन मैं तो बहुत आपसे इम्प्रेस्ड हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम चर्चा ही करने वाले हैं और उस चर्चा से दुखी होने वाला है, तो आई विल से कि नहीं भैया तुम कर लो चर्चा, मेरे को कुछ प्रोडक्टिव करना है। थोड़ा सा सेल्फ सर्विंग है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपसे कहा ना कि मैं तो मेरी खुशी देख रहा हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा जाके। बट अगर मैं कुछ कर सकता हूँ वहाँ के लिए, मैं करूँगा। मैं नहीं कर सकता तो आई एम रेडी टू इग्नोर इट। इट्स अ वेरी ब्रूटल ट्रूथ, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्नॉलेज, बट आई विल से आई विल डू। मेरे को मेरा नींद देखना है अगेन। सो ट्रू। सर स्पिरिचुअलिटी की हम अभी बात भी कर रहे थे, आपसे मेरे से पर्सनली बात हुई। स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो, और एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल पर्सन क्या होता है? ये मुझे नहीं मालूम मैं कैसे डिफाइन करूँगा। मतलब ये तो बड़े जो संत महात्मा हैं, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, हमने तो ये देखा कि मतलब ध्यान लगाइए अच्छा लगता है, किसी का बुरा मत सोचिए अच्छा लगता है, अपने से प्रेम करिए अच्छा लगता है। तो जो भी चीज़ें मन को शांति दे रही हैं बिना किसी को हर्ट किए, प्रोबेबली दैट इज स्पिरिचुअलिटी। बट आई एम नोबडी टू गिव इट अ डेफिनेशन, बिकॉज मैंने उतना उस पर मनन ही नहीं किया है। मुझे ये किसी ने कहा कि भैया आप पॉजिटिव लिखिए, मैंने पॉजिटिव लिखा, मुझे अच्छा लगा। किसी ने कहा कि आप सेल्फ लव करिए, आपको अच्छा लगेगा, मैंने किया। आई डोंट नो कि उसकी डेफिनेशन क्या है, बट मेरे लिए शायद डेफिनेशन ये है कि आप लोगों का भला चाहिए, अपना भला चाहिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए कि ये कुछ हुआ है मेरे साथ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। फॉरगिवनेस, इट्स सो डिफिकल्ट टू एक्चुअली फॉरगिव समबडी। आई एम अंडर प्रोसेस ऑफ फॉरगिविंग समबडी। इट इज़ रियली वेरी टफ। वो आपको लगता है आज आपने माफ़ कर दिया, कल फिर कुछ याद आता है यार उसने तो ऐसा भी किया था। बट वंस यू स्टार्ट फॉरगिविंग समबडी, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, आपके मन में शांति आती है, आपके ग्रेजेस खत्म हो जाते हैं, आपका मन शांत हो गया, आप पॉजिटिव हो गए। प्रोबेबली दैट इज स्पिरिचुअलिटी, कि आप किसी से नेगेटिव नहीं हैं, आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अपने आप को भी नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मैं जिस भी कंडीशन में हूँ मैं खुश हूँ।
मतलब एक होता है ना कि मैम कि मेरे को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, मैं उस दिन खुश हो जाऊंगा, मैं उस दिन तो हो ही जाऊंगा, तो क्या उस इंतजार में आज ना रहूं? तो प्रोबेबली दैट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी, कि मैं जैसा हूं मैं बहुत आनंद में हूँ। मतलब अगेन सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि अपनी ही बात कर रहा हूँ, और ये नया डेवलपमेंट है मैम, ये पिछले 10 दिन का डेवलपमेंट है सेल्फ लव का। लवली। हाँ, और समहाउ इट इज कमिंग आउट। ऐसी बातें अगर आप ये पॉडकास्ट 2 महीने पहले कर रही होती तो हो सकता है इसके जवाब कुछ और होते, बट अभी अपन अपने आप को ही ध्यान दे रहे हैं कि अपन खुश रहो। लवली सर, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे उसके टाइम पे आपने मुझे स्विच वर्ड्स और अफर्मेशंस का, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि मैं रेगुलरली करता हूँ, अगर हम एक्चुअल में साइंस बिहाइंड स्विच वर्ड्स और अफर्मेशंस की बात करें तो आपका क्या उस पर एक्सपीरियंस रहा है? अब मंत्र भारतीय कल्चर में, हिंदू कल्चर में सदियों से बोले जा रहे हैं, और मंत्र इफेक्टिव है ये साबित करने की जरूरत नहीं है। शब्दों में शक्ति होती है, ये तो मैं वैसे ही मानता हूँ। तो वट एवर यू आर सेइंग रिपीटेटिवली, आप बार बार अपने आप से बोल रहे हैं, बाहर से बोल रहे हैं, उसका फर्क पड़ता है मैम। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब मैं SBI में काम कर रहा था, मेरे बॉस मेरे को डेली 4 बार गाली दे देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब वो अपने ईगो के कारण कर रहे थे। आई वॉज अ वेरी गुड एम्प्लॉय, राइट? लेकिन मैं डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया? क्योंकि उनकी बातें सुन सुन के मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। तो ये भी तो शब्दों की ही शक्ति है, तो मंत्रों में भी शक्ति है, और स्विच वर्ड्स को भी मंत्र माना गया है। भाई अंग्रेजी के मंत्र है, किसी ने कहा कि वो हिंदी के मंत्र थे, उन्हीं को उन्होंने कुछ टेक्निक लगा के इंग्लिश में कर दिया। ठीक है भाई, आप उसमें भी मान रहे हो ना। अच्छा एक बात बताइए, ओम मंत्र है या गायत्री मंत्र है, उन शब्दों को मीनिंग किसने दिया है? हमने दिया है। तो उन अंग्रेजी शब्दों को भी हमने एक मीनिंग दे दिया। अगर मैं कह रहा हूँ कि ऑल इज वेल, तो वो भी तो मंत्र है। अगर हम उससे मानेंगे कि हाँ सब चीजें ठीक हो रही हैं, तो स्विच वर्ड भी वैसा मंत्र है कि मैं मान रहा हूँ कि मैंने कुछ भी दिया, उसको मैंने मीनिंग दे दिया कि इसको लिखने का अर्थ ये है कि मेरा मन शांत हो जाएगा। गोल्डन सनराइज डिवाइन पीस एक है, आपको पता होगा। हाँ, तो मैं मानता हूँ कि इसका मतलब है कि मन शांत हो रहा है, तो ये मीनिंग मैंने दे दिया। उसके बाद मेरी फीलिंग अच्छी हो गई। तो आई डोंट नो अगेन द साइंस बिहाइंड इट, बट आई प्रैक्टिस इट रेगुलरली। 3-4 साल से आई थिंक आई एम डूइंग इट। वंडरफुल सर, इस पे आगे और भी बात करेंगे, बट अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज एन एजुकेशनिस्ट, जब हम एजुकेशन की फील्ड की बात करते हैं और नए नए जनरेशन में जो जेनजीज और मिलेनियल्स ये सब जो कल्चर लेके आ रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, मतलब बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गाइड, आप क्या चेंज लाना चाहते हैं और आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? मैंने कोचिंग्स में भी पढ़ाया है और अब मैं कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूँ। जो बहुत इंटरेस्टिंग एक डिफरेंस है कि मैंने कोचिंग्स को बहुत एंजॉय किया पढ़ाने में। क्योंकि कोचिंग्स जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाते हैं तो बच्चे को पता है कि उसको टॉप 10% में आना है तो ही उसको जॉब मिलेगी। कॉलेज का व्यू थोड़ा सा अलग है। वो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सिलेक्टिव एग्जाम, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन एग्जाम। रिजेक्शन एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव, कि टॉप के 10 को जॉब मिलेगी, बाकी या टॉप के 10 को IIM मिलेगा, बाकी जाओ। सिलेक्शन एग्जाम होता है 33% या 50%, जिसके आगे वो पास है। द कोचिंग इज अ रिजेक्शन एग्जाम, कॉलेज इज अ सिलेक्शन एग्जाम। तो जो कॉलेज के बच्चे हैं दे आर नॉट सीरियस। कुछ बार बार ये जो परसेप्शन बना कि भारतीय एजुकेशन प्रैक्टिकल नहीं है, जो बार बार बोला जाता है, वो बच्चों ने मान लिया अनफॉर्चुनेटली कि वो किसी काम की नहीं है। तो आप पढ़ाओ उनको, एंड ठीक है हम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमारे इंटरेक्शन थोड़े बेहतर है, बट कहीं ना कहीं बच्चे तो कहते हैं सर पढ़ा रहे हैं क्या है, बोले ये मेरे को प्रैक्टिकल लाइफ में तो काम नहीं आएगा। तो इतना उनके मन में बैठ गया है कि वो कहते हैं तो गाइड पढ़ के मैं एग्जाम दे दूंगा। दे आर नॉट एक्चुअली रेडी टू स्टडी। कोचिंग में बच्चे आर वेरी अटेंटिव, क्योंकि उनको क्या नहीं एग्जाम तो निकालना है, तो जो बता रहे हैं वो सुन लो, 1 मार्क भी कम नहीं होना चाहिए। तो जो एक इशू आ गया है वो ये आ गया है कि जो सीरियसनेस ऑफ एजुकेशन है वो हमने ही खत्म कर दिया, बार बार ये रिपीट कर करके।
मैं उनसे कहता हूँ कि भाई साहब, आप कैसे मान सकते हो कि हर चीज़ नॉन प्रैक्टिकल है? आपने या तो उसको उस ढंग से पढ़ा नहीं, या आपने उसको उस ढंग से पढ़ाया नहीं। मैं कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा रहा था और बच्चों को पढ़ाया एवरीथिंग, एंड देन वन ऑफ माय वेरी old friends came in from Mumbai. He's international head at a very big organization. And was just talking to him. मैंने कहा यार ये वाला मैंने कंसेप्ट आज बच्चों को पढ़ा, बोला ये तो हम यूज करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो ये प्रैक्टिकल नहीं है? जो 2000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करने वाली कंपनी है, उसका इंटरनेशनल हेड मुझसे कह रहा है कि यार ये चीज तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, और वही चीज वो बच्चों को लग रहा है ये प्रैक्टिकल नहीं है। अरे आप पढ़ो तो पहले। एक BCG मैट्रिक्स होता है मैम, अगर आपको हो बैकग्राउंड, मार्केटिंग में बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है। तो हम लोग MBA में पढ़ रहे थे, उसके बाद इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन में हम गए, तो वहाँ पे हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति ने जिसने MBA किया है उसने BCG मैट्रिक्स पढ़ा है। बोला लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके किसी ने अप्लाई किया क्या? किसी ने नहीं किया। तो बोला इसमें गलती किसकी है? मैंने तो आपको पढ़ाया है, आपको कौन रोक रहा है कि आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को मैट्रिक्स में डालो? एक होता है मैट्रिक्स। बोला मैंने मेरी कंपनी में किया। तो हमारे ठीक है, एजुकेशन का दिक्कत है कि हम भी बच्चों को बहुत ज़्यादा सोचने नहीं देते, हम बच्चों से डिस्कशंस नहीं करते। एक टीचर को बहुत डर लगता है गलत होने में। एक टीचर को लगता है कि अगर वो बच्चों के सामने गलत प्रूफ हो गया तो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। मैं कितनी बार अपने बच्चों से कहता हूँ मेरे को नहीं आता, एंड दे रिस्पेक्ट इट, क्योंकि उनको इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि जो बाकी पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। वो ईगो जो एक टीचर में आ गया और एक लेथार्जी जो स्टूडेंट में आ गई, ये थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम का इशू है। प्रैक्टिकल होना चाहिए, बट जो है उसको हमने कौन सा 100% यूटिलाइज कर लिया। वेल सेड सर, वेल सेड सर। इसके साथ साथ बहुत सारे डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स आ गए, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे वो वर्क प्लेस इंटरेक्शन में हो। इसका एक्चुअली क्या इफेक्ट पड़ा है? Which one you are talking about? Google Meet and that or something else? Like everything. जो भी हम इंटरेक्शंस कर रहे हैं इन पर्सन से ज़्यादा डिजिटली कर रहे हैं। बहुत तकलीफ हो गई है उससे। Be it AI, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है क्योंकि मैं तो क्लासेस में पढ़ाता था पहले महिंद्राज में। उसके बाद हुआ क्या कि ये चालू हुआ कोविड, तो अब बोर हो रहे थे घर में, तो फ्री क्लासेस ही करी कि भाई कुछ तो करें। तो गूगल मीट वगैरह पे बच्चों को पढ़ाना चालू किया, एंड इट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे की आंख में दिखता है कि उसको समझ में आया कि नहीं। और अपन तेरे को समझ में नहीं आया ना, तो कहता अरे सर आपको कैसे मालूम? बोला हमको दिख रहा है, क्योंकि हम जब बच्चे थे तो हमारे टीचर भी ऐसे बोलते तेरे को नहीं आया ना समझ में, क्योंकि वो आंखों में दिख जाता है। अब डिजिटल में तो दिख ही नहीं रहा कुछ। ऊपर से बच्चा बढ़िया स्क्रीन ऑफ कर लेता है ना, और लेट जाता है, और लेटे लेटे चाय पी रहा है। तो आप अच्छा, ऊपर से आधे टाइम यही समझ में नहीं आ रहा कि आवाज़ पहुंची कि नहीं, तो 3 बार आप चिल्लाते हो सुनाई दे रहा है क्या, सुनाई दे रहा है क्या। तो द कंट्रोल ऑफ द क्लास इज गॉन। यू कैन नेवर फाइंड आउट वेदर you have gone through that person's mind or not, क्योंकि आप जब देखते हो ना बच्चे की आंखें या उसका फेशियल एक्सप्रेशन, आपको समझ में आ जाता है कि उसको आया समझ में कि नहीं आया, वो गया। अच्छा, दूसरी दिक्कत ये हो गई कि एडटेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर्स आए, उन्होंने मार्केट इतना खराब कर दिया। क्योंकि अन अकेडमी की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, इट यूज्ड टू बी फैबुलस प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा कंटेंट था। देन दे स्टार्टेड डूइंग कि भाई कोई भी व्यक्ति आएगा वो अपना कंटेंट बनाए, प्लेटफॉर्म पे डाले, चलेगा तो हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग पे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। द प्रॉब्लम इज कि ऐसे में द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज गॉन डाउन, क्योंकि हर टॉम डिक एंड हैरी इज कमिंग एंड एजुकेटिंग, राइट। द सेकेंड इशू इज टू मच अवेलेबिलिटी ऑनलाइन। हर प्रकार का कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया है कि बच्चे अब एक्चुअल कोचिंग्स नहीं जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। ऑनलाइन आप पढ़ लीजिए, आप में सीरियसनेस नहीं है। जो सीरियसनेस एक कोचिंग में होती है, एक कॉलेज में होती है कि आप 50 बच्चों के साथ बैठे, यू हैव टू बी अटेंटिव। यहाँ तो अभी कर रहे हैं, फिर मैगी बना के आता हूँ, फिर कर रहा हूँ, और अगेन क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही, जो एजुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज आप और हम डिस्कशन कर रहे हैं,
आपको आज लगेगा कि अरे ये, जैसे मैंने आपसे पूछा गूगल मीट की बात कर रहे हैं कि नहीं, अब वो वहाँ तो हो ही नहीं रहा ना। तो आई फॉर वंस डोंट लाइक दिस थिंग। AI अगेन इज अ प्रॉब्लम। पहली बात ये, क्योंकि वो हमारा धंधा खाएगा, ऑनेस्ट आंसर। दूसरी दिक्कत ये है कि उससे इनएफिशिएंसी मार्केट में बहुत बढ़ेगी। आई विल गिव एन एग्जांपल। आपने अगर कभी सुना हो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का कंसेप्ट, सुना है आपने? नहीं सर। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का एक इकोनॉमी का कंसेप्ट है, एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट ने दिया था। अच्छा। उनका ये कहना था कि जब जब दुनिया में, जैसे मान लीजिए किसी कारण से देश की इकोनॉमी डाउन हो रही है, होती है, कोविड में हुई है, 10 जगह हुई, तो देश की सरकारें हेल्प करती हैं। किसको हेल्प करती हैं? इंडस्ट्री को, कि भाई डूब ना जाए। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में ये कहा गया कि अगर कोई देश डूब रहा है इकोनॉमी, तो उसको डूबने दो। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोला क्यों? बोला क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो गधे घोड़े सब ऊपर जाते हैं, एफिशिएंट इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन सब ऊपर जाती हैं। लेकिन जब मार्केट डिक्लाइन पे है, केवल एफिशिएंसी सर्वाइव करेगी, तो मार्केट साफ हो जाएगा, क्लेंस हो जाएगा। इट इज अ वेरी रेडिकल थॉट, राइट? और यूएस ट्राइड इट इन 1930, जब ऐसा बोलते हैं, राइट? AI, Instagram, YouTube, there is a lot of cringe. Of course. There is very good content and there is very bad content. The problem is AI is creating more bad content than actually good content. I'll tell you how. मैंने ट्राई किया, मैंने एक्चुअल जो सवाल पूछे जो मुझे कंफ्यूज कर देता है कि ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट का अंतर बताओ, वो तो नहीं बता पा रहा। आप मुझे वही जवाब दे रहे हो जो मुझे नॉर्मली विकिपीडिया पे अवेलेबल है, क्योंकि डेटा तो आप वहीं से ला रहे हो ना। यू आर नॉट एक्स्ट्रा पोलिटिंग दैट थिंग। आप उससे कोई शेयर बाजार का एनालिसिस करो, कह देता मैं तो नहीं कर सकता। तुम बस एक ग्लोरीफाइड सर्च इंजन हो, और तुम मेरे बच्चों को और लेथार्जिक बना रहे हो। क्योंकि आपको बताऊं मैंने अभी बच्चों को देते हैं ना कि भाई ये प्रोजेक्ट करना है, यू विल नॉट बिलीव, मेरे को 3 ग्रुप्स ने सेम प्रोजेक्ट दिए हैं, वर्ड बाय वर्ड। वही कैसे आ रहे हैं? बोला वो तीनों ने AI से बनवा लिए होंगे। तो दिक्कत ये भी है, आप उनको लग रहा है कि हाँ भाई AI से बना देते हैं, केवल फ्रंट पेज चेंज कर दिया। I'll give you an example, एक को हमने बजाज दिया था, एक दूसरी क्लास में हमने बजाज कहा था कि बजाज पे यू मेक, क्योंकि MBA है ना तो बजाज पे होना। तो हमने क्लास को एक बार प्रोजेक्ट दिया, बिजनेस प्रोजेक्ट था ऑन बजाज। अब बजाज इज अ वेरी फेमस कंपनी, राइट? दिक्कत ये हुई कि जब मुझे प्रोजेक्ट मिला, इट वाज ऑन बबाज। अच्छा, ओके, अब आई डोंट नो एनी बबाज, इट वाज बबाज रिटेल। तो मैंने कहा भाई मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा, उनको बजाज की जगह बबाज मिल गया। पूरे रिटेल का मैंने पढ़ा, पूरा एनालिसिस, बबाज रिटेल में ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, मैं गूगल पे ढूंढ रहा हूँ, मेरे को तो इस नाम की कोई कंपनी नहीं मिल रही, क्योंकि कोई थी नहीं। इन्होंने AI से बनवा दिया होगा, AI ने भी बना दिया होगा, हाँ भाई चलो बबाज रिटेल का हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट। मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा भाई ये बजाज क्या है बताऊं मेरे को? बोला नहीं सर बजाज था ना। मैंने कहा जो पहला पन्ना है वो बजाज की हिस्ट्री पे है और बाकी के 10 पन्ने बजाज पे हैं। एंड दे वर लाइक अरे सर वो तो 4 लोगों का प्रोजेक्ट था, तो मेरा तो काम पहला पन्ने का था। मैंने कहा आई एग्री, बट जब तुम प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो तो क्या ये तुम्हारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो इट इज प्रॉब्लमेटिक ऑन सो मैनी लेवल की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि पहले देख तो लो क्या दे रहे हो। दूसरा, तुम कुछ भी डाल रहे हो AI में, AI कुछ भी बना के दे रहा है। एंड डोंट यू नो डिफरेंस बिटवीन बजाज, अगर बजाज को अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है इस देश में, तो आप और हम क्या हैं? मतलब बजाज को लोग नहीं पहचान पाएंगे तो हम देश में करेंगे क्या? हम कितनी मेहनत कर लेंगे? तो दिस इज, तो एक तो मेहनत नहीं कर रहे बच्चे, ऊपर से AI का ये दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, AI इज नॉट वेरी एफिशिएंट एटलीस्ट फॉर नाउ, क्योंकि एक्चुअली आप उससे, मैंने भी कोशिश की, ऐसा नहीं मैंने ट्राई नहीं किया चैट GPT वगैरह, तो वो जो अवेलेबल चीजें हैं बस उनको वो निकालता है और थोड़ा इंटेलिजेंटली आगे पीछे करके दे देता है। मैं कहूँगा कि मेरे ऊपर कोई कविता लिखो। अब मैं कोई फेमस आदमी हूँ, मेरे ऊपर लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा। अनिल सिंघवी जी हैं, जी बिजनेस में आते हैं, स्टॉक एनालिस्ट और सॉरी बहुत फेमस है।
तो उनके जूनियर ने एक बार बोला एआई को कि मेक अ कविता ऑन अनिल सिंघवी जी, ही मेड अ ब्यूटीफुल कविता। सर इतना मैंने बढ़िया कोट 4 दिन पहले पढ़ा, एक लड़की ने कहा आई वॉन्ट एआई टू डू माई लॉन्ड्री so that I can write poems and literature. I don't want AI to do my literature and poetry, so I should do my laundry. मतलब जो क्रिएटिव स्टफ है वो उससे करा लो, बर्तन मैं मांज लेती हूँ। तो भाई मेरे को तो तू बर्तन मांजना, तो इतना इंटरेस्टिंग है तो, ताकि मैं कविता कर पाऊँ। तो हमें तो देखना पड़ेगा ना एआई को हम लेके कहाँ जा रहे हैं। जो अच्छा वाला क्रिएटिव जो फुलफिलिंग काम है हम एआई से करवा रहे हैं, कविताएं लिखवा रहे हैं मुझसे। लवली सेट सर। यही चीज़ अगर वर्क प्लेस पे बात की जाए, वर्क प्लेस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं? वर्क प्लेस पे सबसे अच्छी बात यह है कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ तो मुझे नहीं मालूम इससे क्या फ़र्क आ रहा है, बट हाँ मतलब जो एक बहुत दूसरा इशू आया है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, एवरीबडी इन द कॉर्पोरेट, तो ये जो ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, तो उन्होंने, हम लोग जब नॉर्मल, जब मैं बैंक में था या पहले यूटीआई बैंक में था, तो होता ये था कि मीटिंग्स आर द बिगेस्ट टाइम वेस्टर्स। वो पूरे टाइम आपका 5 मिनट का काम है, वो आप 4 घंटे बैठो। वो आपका बॉस आपको 5 मिनट में काम करके छोड़ेगा नहीं, उसका ईगो है। मुझे याद है मैं सुबह 9 बजे, मैं मोरबी, हैव यू एवर हर्ड, टाइल कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट? तो मोरबी में मेरा लास्ट पोस्टिंग था, तो वहाँ से 65 किलोमीटर राजकोट है, तो मेरा रीजनल ऑफिस राजकोट था। मेरा डीजीएम मेरे को सुबह 9:30 बजे बुला लेता था। मेरी मीटिंग रात को 8 बजे होती थी, तो मेरा पूरा दिन कौन वेस्ट कर रहा है? मेरा डीजीएम। ऊपर से वो इडियट लोकल लोगों के पहले मीटिंग्स ले लेता था। भाई मैं दूर से आया हूँ, मेरा ले ले, मैं वापस जाके ऑफिस में बैठ के कुछ काम निपटा लूँ। अच्छा, उसके बाद 8 बजे कहता था चलो कल फिर आना। मैं अगले दिन फिर आ रहा हूँ, उसके बाद कहते थे काम नहीं हो रहा। अरे भाई काम कैसे होगा? तुम्हारे दरबार में मैं बाहर बैठा हुआ हूँ रोज की रोज। अच्छा, मैं तो फिर भी थोड़ा ऐसा था कि मेरा लैपटॉप था, तो मेरा लैपटॉप ले आता था, मैं काम में नहीं करता था। भाई मैं क्यों काम करूं, मैं बढ़िया गेम खेलता था लैपटॉप पे। लोगों को लग रहा है काम कर रहा है, बट यार दिस इज द इनएफिशिएंसी वी आर गोइंग थ्रू। अच्छा, जब से ये ऑनलाइन हुआ है, ये इनएफिशिएंसी हैज गॉन 10 टाइम्स। हाउ? मैं मैनेजर हूं आपका, मुझे आपसे काम करवाना है, लेकिन मेरा काम है 10 मीटिंगें लेना, क्योंकि मैं अपने सीनियर को कहूँगा सर मैंने 10 मीटिंगें ली, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पूरे टाइम मीटिंग कर रहा हूँ। और इतनी इनएफिशिएंसी ऑनलाइन के कारण आ रही है। ऑफलाइन में तो फिर भी क्या होता था कि आप बैठे हो वहाँ बैठ के 10 घंटे थोड़ी बैठोगे। यहाँ तो हर आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही हैं, कामकाज कुछ भी नहीं हो रहा। ऑनलाइन मीटिंग्स हैं तो इनका एक डेटा है जिसको मैं दिखा सकता हूँ कि देखिए सर मैंने 10 मीटिंगें ली, उस चक्कर में वो और मीटिंगें ले रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में नए नियम आए हैं कि मीटिंग लेना बंद करो क्योंकि इट इज सच अ टाइम वेस्टर। और आजकल तो एक और नया वर्ड आगे मैंने उसको डाला भी था कि लोग आजकल प्रिटेंडेंस करके एक वर्ड है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो अटेंड कर रहे हैं। आपने मीटिंग चालू की, बढ़िया नॉइस बंद कर दिया और आप अपने घर का काम निपटा रहे हो। एक लड़की का आया था, वो जूते खरीद रही थी, आपने अगर देखा हो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे, उसने हाथ में से लैपटॉप लिया हुआ था और किसी वो दुकान में बढ़िया जूते खरीद रही थी। तो वो गई ना सीरियसनेस आपकी। तो दिस इज नॉट हेल्पिंग, मतलब फॉर मी। आपसे मेरा इंटरेक्शन आमने सामने हो रहा है, वी आर लर्निंग अबाउट ईच अदर। अगेन आई कैन सी इन योर आइज कि वेदर यू आर रजिस्टरिंग, आप मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसका रिएक्शन आ रहा है। अब ऑनलाइन में आपको नहीं समझ में आएगा कि सामने वाले को रजिस्टर हो भी रहा है कि नहीं, वो काम कर पाएगा कि नहीं। जो फीडबैक लूप है दैट इज गॉन। तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। मैं तो थोड़ा जमीन वाला आदमी हूँ कि आओ ऑफिस में सुबह बैठते हैं। और क्या घर से बाहर निकलना जरूरी है मैम? अभी आप सोच नहीं रही हो, वर्क फ्रॉम होम इतने डिप्रेशन के केसेस लाने वाला है 10 साल में। मैं दिन भर घर में बैठूं, 8 बजे मुझे डिप्रेशन होने लगता है, तो 8 बजे मैं बस घूमने निकल जाता हूँ। आप दिन भर बैठ के बेचारा आदमी ऑफिस कर रहा है, लड़की बेचारी ऑफिस कर रही है, उसके बाद अगर वो मैरिड है तो उसकी सास कह रही है खाना भी बना ले तू, वो हस्बैंड है तो अपनी बीवी की सुन रहा है,
हवा, पानी, धूल कुछ नहीं लग रही उसको, आपको लगता है मैं बच रहा हूँ, आप बच नहीं रहे हो, आप एक्चुअली ऐसे कुकून में जा रहे हो जिसका इम्पैक्ट आपको 10 साल में दिखेगा. सो वर्क फ्रॉम होम इज अ गुड थिंग, मेक इट अ हाइब्रिड मॉडल कि भाई कम टू ऑफिस समटाइम्स, डू इट फ्रॉम योर होम, या एक दूसरा हाइब्रिड मॉडल आप अपनाओ, कोवर्किंग. जैसे आप बैंगलोर बेस्ड कंपनी में हो, भोपाल में हो, शहर में रहने मिल रहा है अपने घर में, ब्यूटीफुल. कोवर्किंग में इन्फोसिस अपने 4 नोड्स लगा ले, बोला दिस इज योर लोकल ऑफिस, सुबह 9 बजे नहा धो के आओ और काम करो. यहाँ लोग बिना नहाए धोए काम कर रहे हैं. हाउ कैन यू हैव द एफिशिएंसी? मैं तो नहीं कर सकता. अगर मैं सुबह से, और आपको कि ऑफिस नहीं जाना है, तो यू आर लेथार्जिक. तो दिस इज क्रिएटिंग नॉट अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बट आई थिंक समथिंग हाइब्रिड नीड्स टू कम. घर में आदमी काम कर रहा है, इट इज ब्यूटीफुल. घर मतलब भोपाल का आदमी भोपाल में काम कर रहा है, इट इज अ वेरी गुड थिंग. क्योंकि मैं खुद दूसरे शहरों में काम किया तो आई नो होम सिकनेस एंड एवरीथिंग, राइट. तो दैट इज, बट यू शुड फाइंड अ मिड वे. सर मैंने भी मतलब अपने फ्रेंड्स में बहुत नोट किया है कि वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में बहुत हेल्थ इश्यूज, बेसिकली ज़्यादातर हार्मोनल इश्यूज, हाँ, लड़कियों को भी और लड़कों को भी. आप मानिए कि आज की तारीख में मैं जब जॉबलेस था, वैसे तो आज भी जॉबलेस हूँ, अब तो खुद के काम कर रहा हूँ, लेकिन जब एक्चुअली जॉबलेस था तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज आई हैड नोवेयर टू गो. जब एक व्यक्ति 2000 रुपये की जॉब करे, बट उसको मालूम होता है कि मुझे 10 बजे उठ के वहाँ जाना है, उसको कुछ सेल्फ वर्थ मिलती है, उसको कुछ सेल्फ इम्पोर्टेंस मिलती है, उसको लगता है कि आई एम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड माई हाउस होल्ड, या कम से कम मैं अपने माँ बाप के सामने 6 घंटे नहीं रहूँगा. नहीं तो अदरवाइज उसके माँ बाप नहीं भी सोच रहे हो, उसको लगता होगा यार ये तो सोच रहे हैं यार, तो ये तो बेकार है, वर्थलेस है. तो वो जो 2000 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, घर से बाहर जाना इज इम्पॉर्टेंट. और वो जो एक लक्ष्य होता है ना कि आज मुझे सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, कुछ पर्पस तो देता है भारतीय व्यक्ति को. वो आपको मजाक लगेगा, लेकिन ये चीज़ें तो मैंने घर पे बैठ के रियलाइज की है ना, एज समबडी हु हैड नो वर्क एट सम टाइम. आई टोल्ड यू, जब बैंकिंग के बाद मैंने, आई टोल्ड यू और नॉट, कि बैंक छोड़ा मैंने, बैंक के बाद मैंने फुल टाइम शेयर ट्रेडिंग करी एंड देन लॉस्ट एवरीथिंग. उसका तो घर में ही बैठा हूँ ना, जब तक जॉब नहीं मिली. तो अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली सिटिंग एट वन प्लेस क्रिएट्स नेगेटिविटी, यू नो दैट. तो ही और शी नीड्स टू मूव अवे, हाथ पाँव बॉडी चलनी चाहिए. और एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं कि अगर मन बहुत खराब हो रहा है तो किसी पेड़ को हग करो बाहर जाके, उसकी वाइब्रेशन अलग है. लेकिन घर के बाहर ही नहीं निकल रहा है तो मनी प्लांट को थोड़ी हग करोगे. कोई बड़ा तने वाला बरगद का पेड़ चाहिए ना, तो बाहर जाओ ना, लेक व्यू है भोपाल में, लेक व्यू घूम के आओ आप, यू फील गुड. एवरीबडी यूज्ड टू कॉल माय पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड, कहते थे वो मर ना जाए घर में बैठे बैठे, क्योंकि वो मेरे को इतनी आदत है बाहर घूमने की. और बट आई वाज लाइक एवरीबडी इज एट होम, आई विल बी एट होम. दैट इज अ कमिटमेंट थिंग. दुनिया बैठी मैं बैठूंगा. बट आज अगर तुम्हें बाहर जाने मिल रहा है, क्यों नहीं जाओगे. ब्यूटीफुल थिंग हैपेंड. हमारी ट्रेनिंग चल रही थी बड़ौदा में, तो व्हाट हैपेंड कि सैटरडे था, लास्ट हाफ डे था, अगले दिन संडे. तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमारे प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे, फिर कहते और आज का क्या प्लान है तुम्हारा. एक लड़के ने कह दिया सर यहीं रहेंगे हॉस्टल में. अच्छा, हम एक आधा हफ्ते के लिए गए थे. बोला क्यों. बोला सर बारिश सी लग रही है, कि बारिश हो रही है. उस आदमी ने इतनी गाली बकी, तुम लोग यंग लोग बारिश में गल जाओगे, बाहर जाओ, बड़ौदा आओ, घूमो, बाग देखो, कुछ खाओ पियो, तुम जैसे से बुड्ढों जैसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको. यानी यू हैव अ ऑप्शन टू गो आउट. A lot of people are misfortunate, they are having some physical issues, they cannot move. My mother is having some physical issues. मुझे मालूम है ना, मैं चाहूँगा कि वो रोज़ घूमे, बट नहीं घूम पा रही. तुम्हारे पास है, तुम तो घूमो. Why we choose to sit at home? एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, मतलब तो थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज हो बॉडी में, एंडोर्फिन रिलीज हो. अपन घर में बैठेंगे तो हार्मोनल इश्यूज तो आएंगे ही ना उसमें. तो वेल सेड सर. सर आपने अभी बीच में एक मूवी की बात की थी, एंड आई गेस आपने द गॉडफादर देखी होगी. जी जी तो बिल्कुल. इस मूवी ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया है? गॉडफादर ने तो मेरी पर्सनालिटी से गुस्सा हटा दिया.
गॉडफादर में एक सीन है जिसमें वीटो कॉर्लियोनी जो गॉडफादर है वो अपने लड़के से बोलते हैं व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री। बोला उस आदमी ने गलत किया मेरे साथ। बोला गलत किया तो मार दे जाके उसे, किल दैट गाय, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री अबाउट इट। एंड आई वाज लाइक बात तो सही है कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है जाओ बदला लो, गुस्सा होके क्या हो जाएगा। बुद्ध भगवान ने भी यही कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपको गुस्सा है तो वो तो जलते हुए कोयले को हाथ में लेने जैसा है। वो तो हाथ आपके ही जला रहा है ना, या आप जहर पी रहे हैं और सोच रहे कि सामने वाला मर जाएगा, नहीं होता ना ऐसा। बट मेरे अंदर पहले बहुत एग्रेशन था, बहुत गुस्सा आता था मुझे। लिटरली गॉडफादर के बाद मेरा गुस्सा खत्म हो गया, मतलब आता है अभी भी साल में एक आध बार। बट आई रियलाइज कि उसने मेरे को एक चीज समझाई कि यू हैव अ प्रॉब्लम विद समबडी, इट इज देयर, यू नीड नॉट शाउट अबाउट इट। सेटल वे में या तो सेटल कर लो बात कि भाई क्या था बता, लेकिन एक्चुअली वही दुश्मनी वाली बात है तो दुश्मनी कर लेंगे। वो रात पे चिल्ला के क्या लोकल लेवल की दुश्मनी थोड़ी चली, थोड़ी मतलब अपनी भी तो एक यू नो क्या कहते हैं लेवल है। वो क्या है, वो गुंडे बदमाशों की तरह थोड़ी चिल्लाना है। somebody saw my hand once, मेरा फ्रेंड था, उसने मेरा हाथ देखा, उसने कहा, बोला मैं तेरे से कभी दुश्मनी नहीं करूंगा। बोला क्यों भाई ऐसा क्या है। बोला तू मेरे, अगर मैं एक पेड़ हूँ तू मेरे आसपास इतने गड्ढे कर देगा कि मैं हिल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हिलूंगा तो गिर जाऊंगा और मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। मेरे को पता नहीं था मैं इतना शातिर हूँ, बट ही सेड नहीं तुम्हारे हाथ में तो यही लिखा है। अब मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसा हूँ कि एक्चुअली अगर मैं किसी से लड़ूंगा तो मैं उससे सामने से जाके नहीं लड़ूंगा। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ कि माफ कर दो सबको, लेकिन अगर लड़ना ही है तो शिद्दत से लड़ना है। फिर आई एम नो महात्मा, मैं लोगों को माफ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मन शांत हो रहा है। मैं महात्मा बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी रोज परेशान करेगा तो गॉडफादर टोल्ड मी कि धीरे से मार दो जाके, डोंट शाउट अबाउट इट। लवली। सर प्रिटेंड पे अभी हमने एक पॉइंट टच किया था, मुझे पर्सनली वो बात पूछनी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट प्रिटेंडिंग बीइंग्स ऑन प्लैनेट। मतलब जानवर जो है वो दिखाता है, वो जैसे खा रहा है खाएगा, जैसा उसको रहना है वैसा रहेगा, लेकिन सिर्फ एक इंसान है जो सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए तुल गया है। हर एक एक जगह पे, इनफैक्ट उसके खुद के घर में भी वो बहुत चीज़ें प्रिटेंड कर रहा है। तो प्लीज कंटिन्यू। ये मतलब कि ये चीज़ की ज़रूरत क्यों है एक इंसान को, वो क्यों एज इट इज़ अपने आप को शो नहीं कर सकता। जो आपको पहला सवाल है कि इंसान ही एकमात्र है जो प्रिटेंड करता है, इस पर दो जवाब है मेरे। पहला जवाब ये क्योंकि इंसान ही एकमात्र है जिसका इमेजिनेशन है। इंसान ही ऐसा मानते हैं, प्रोबेबली आई थिंक सेपियंस में भी ये चीज़ लिखी थी कि केवल हमें कॉग्निशन है, सेल्फ अवेयरनेस है, केवल हमारे पास इमेजिनेशन है तो हम वो चीज़ें सोच पाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। शायद एनिमल्स डोंट हैव दैट इमेजिनेशन। तो जब इमेजिनेशन ही नहीं है तो प्रिटेंड कैसे करोगे, तो आपके पास पावर ही नहीं है। पहली चीज़ तो यहाँ आ गई। एक फिल्म है, अगर आपने नाम सुना हो, द इन्वेंशन ऑफ फ्लाइंग। Have you seen that movie? No, I haven't, but I've heard about it. हाँ, तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा है, वो एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहा है, एक पैरेलल यूनिवर्स मान लीजिए, जहाँ पे झूठ का आविष्कार नहीं हुआ है। So everybody is truthful. So because there is only truth in the society, there is no imagination. Because what is a false? एक झूठ क्या है, वो एक इमेजिनेशन है। और क्योंकि आप एक ऐसे वर्ल्ड में हैं जहाँ केवल ट्रुथ है, तो इमेजिनेशन की वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो उस वर्ल्ड में फिल्में भी नहीं बनती, केवल डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। एंड वन डे समहाउ दिस गाय लाइज अबाउट समथिंग, और उसको देखता है यार मैंने तो झूठ बोला, सबने मान लिया, क्योंकि किसी को भी कॉग्निशन ही नहीं है कि झूठ क्या होता है। एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग, मतलब वो बंदा वहाँ से स्टार्ट हो गया ग्रो करना। प्रिटेंड करना बुरा क्यों है? प्रिटेंड करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बोलते ही ना प्रिटेंड करो। सिर्फ प्रिटेंड करना तब तक सही है जब तक वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके रियलिटी बन रहा है या किसी को हर्ट नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, बट वो मैनिपुलेशन के लिए आपको प्रिटेंड नहीं करना है। अगर आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा और अपने आप से कहने लगूं नहीं यार मेरे को तो अच्छा लग रहा है, दिस इज ऑल्सो प्रिटेंडिंग, राइट? अब उसके बाद आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते
कि अगर आपके पास प्रिटेंड करने की क्वालिटी है तो मैं कब यूज करूंगा, कब मिसयूज करूंगा. सो दिस इज हाउ नेचर वर्क्स. मुझे लगता है प्रिटेंड वो आदमी ज्यादा करता है जो वीक है, जो रियलिटी के साथ खड़ा नहीं हो सकता. आज मुझे मालूम है मैं सत्य बोल दूंगा तो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ आएगा. तो जो व्यक्ति एक्चुअली हार्ड है वो कहेगा मैं तो बोल दूंगा, देख लूंगा. एंड आई नो सच पीपल. अनफॉर्चुनेटली आई ऑल्सो नो सच पीपल हु कैन नॉट बियर द रियलिटी. तो वो दे रादर विल से कि नहीं तो आपने बोला ही नहीं था, ऐसा तो बात नहीं हुई थी, जिसको गैस लाइटिंग कहते हैं. तो one of the two people I'll say falls under that category. कि they will, if I'll ask someday to her कि तुमने ये सब क्यों किया, बोला नहीं ये तो तुम imagine कर रहे हो, ये तो था नहीं. Rather than ownership, what I told initially, ownership is so important, it liberates you. मैं one girl Instagram पे follow करती हूँ, वो she is having some issues, वो किसी लड़के को पसंद करती है, लड़का भी करता है, और घर वाले कहीं और शादी कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया था, घर पे ढंग से बताया नहीं था या जो भी था, तो उन्होंने 2-3 झूठ भी बोल दिए थे. अच्छा. लड़के के बारे में कि उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है या दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, मेरे ऑफिस में तो अब छोड़ दिया, जो भी एक होता है ना एकदम से पैनिक में बोल देता है. तो अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वो रोज़ मैसेज करके बोलती क्या करूँ सर क्या करूँ. एक दिन इसने कहा कि वो तो झूठ पकड़ा जाएगा. मैंने कहा ठीक है. बोला तो इसको वो कैसे करूं, जस्टिफाई कैसे करूं. मैंने कहा जस्टिफाई मत कर, ओनरशिप ले ले. बोला झूठ बोला, हाँ झूठ बोला. बोला क्यों बोला, बोला प्रेम था, मुझे लगा जरूरी है, माफी मांगती हूँ. मांग लो ना माफी, बोल दो ना. ओनरशिप लेना, जिस दिन हमने वो ओनरशिप लेनी चालू की, दिक्कत क्या है, अपनी गलती नहीं मान सकता. भाई आज मैंने मान लीजिए आपको ऑफेंड कर दिया किसी कारण से, तो या तो मैं डिफेंड करता रहूंगा, नहीं मैडम वो तो आपने भी तो उस दिन वो कहा था, नहीं मैडम उस दिन तो ये हुआ था, या मैं कह दूंगा हाँ मैम गलती हो गई, आई एम एक्चुअली सॉरी अबाउट इट. तो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो. तो मुझे तो ये समझ में आया कि ओनरशिप लेना, जनरली आई टेक ओनरशिप. कभी कभी मैं भी झूठ बोल देता हूँ, लेकिन बट या जनरली आई प्रेफर टू हैव ओनरशिप. सो प्रिटेंडिंग करते करते, मतलब प्रिटेंड करते करते आप कब खुद से भी झूठ बोलने लगते हो ना, पता नहीं चलता. जैसे कोई झूठ आप सच करने के चक्कर में पहले खुद को एक्सेप्ट कराना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये सच है, तब आप सामने वाले को ट्राई करते हो कि वो भी उस चीज़ को माने. मान लीजिए आज मैंने कुछ गलत किया या आपने कुछ गलत किया, एक गलती हुई है, आप अगले दिन आके माफ़ी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी. बट मैंने एक के बाद एक सीरीज में 1000 गलतियां की हैं. कि पहली चीज़ छुपाने के लिए 2, 4 चीज़ें छुपाने के लिए 8. अब इतने झूठ मैं बोल चुका हूँ, इतना प्रिटेंड मैं कर चुका हूँ कि अब मैं ओनरशिप लेने की स्थिति में नहीं हूँ. क्योंकि अगर मैंने एक चीज़ की माफ़ी मांगी तो मुझे 1000 चीज़ों की मांगनी पड़ेगी, और इतनी मेरी कुव्वत नहीं है कि मैं 1000 चीज़ों की माफ़ी मांग पाऊँ. तो बेहतर क्या है, मैं गलत नहीं था. अगेन आई नो सच पीपल, एंड initially I used to feel angry at them. Now I feel pity on them. Somewhere गीता जी, एक बुक है कोट्स फ्रॉम गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता के कोट्स उन्होंने इंग्लिश में करके लिए, बड़ी अच्छी बुक है अगर आप पढ़ें कभी. उसमें लिखा है उन्होंने कि a grudge is the heaviest burden to carry. मतलब किसी ने गलत किया ना, अपन अपने मन में गुस्सा लेके बैठे हुए हैं, वो तो पत्थर मैं अपने अंदर बॉडी में बांध के बैठा हूँ कि उसने 100,000 झूठ बोला. वो व्यक्ति जो भी फील कर रहा हो, कर्मा उसके साथ जो करे, बट आज तो मैं उसके प्रिटेंड करने के चक्कर में मेरे अंदर मैंने पत्थर बांधे हुए हैं जो हैवीनेस देता है मुझे. तो वो अगेन फॉरगिवनेस, जाने दो यार, तेरे को प्रिटेंड करना है ना, तू कर ले. वंस मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा मैंने कहीं पढ़ा था, उस व्यक्ति ने लोगों से कहा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओ, आई डोंट माइंड. कितना बनाओगे, 1 बार, 2 बार, 4 बार, एक दिन मैं पकड़ लूँगा और उस दिन मैं तुमको भगा दूँगा. 4 बार बनने के लिए मैं तैयार हूँ. तो मैं भी ये अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ. कोई मुझे कर रहा है ना मैनिपुलेट, मैं कहता हूँ कर, कितनी बार करेगा, तेरी कितनी हिम्मत है.
तो ये चीज़ मेरे दोस्त ने अपने लेबर से जाके बोली। अब लेबर लोग करते हैं ना, तो उसने अपने लेबर से कहा कि बोला तू करना मेरे को फ्रॉड मेरे साथ, तू ज़्यादा पैसा ले लेना मुझसे, तू बोलना 100 रुपये लगे और 80 लगे होंगे, कितनी बार करेगा? 4 बार, 5 बार भगा दूंगा। उस आदमी ने एक भी बार नहीं किया, क्योंकि उसने कहा ये तो तैयार बैठा हुआ है। और उसने भी कहा कि मैं इस फ्रॉड को भी कितना लेके जाऊंगा, प्रिटेंड को आप कहाँ तक लेके जाओगे, देयर इज अ लाइफ टू इट। तो वो आपके ऊपर, अगर आपको लगता है कि हाँ प्रिटेंड करके मैं जीवन भर चला लूंगा तो आप चला लो, लेकिन एक झूठी लाइफ जीते रहोगे आप। और पकड़े जाने का तो हमेशा व्यवस्था है ही। तो आपका जीवन है, 140 करोड़ लोग भारत में है, 700-800 करोड़ लोग दुनिया में है, हर व्यक्ति एक अप्रोच से काम नहीं कर सकता। सर आई गेस हमने बहुत लेवल पे चीज़ों को टच किया है और इसका एक अगर जस्ट मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द की मैट्रिक्स फॉर सक्सेस? हैप्पीनेस। लाइक आई हैव सीन पीपल, राइट, मैं रात को 11 बजे गाड़ी चलाता रहता हूँ और लोग इतनी गंदी गाड़ी चला के आजू बाजू से निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ उनको रात को 11 बजे भी शांति नहीं है। रात को 11 बज रहे हैं, शांति है, आप तालाब के किनारे गाड़ी चला रहे हो, आपको लाइफ एंजॉय करने का ही टाइम नहीं है। मुझे याद है एक बुक थी, अमिताभ कांत नाम सुना आपने, गॉड्स ओन कंट्री, जो था उन्होंने चलाया था। हाँ. और इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन में उन्होंने चलाया था। उसमें मुझे याद एक फोटो था, उसमें केरला के बैक वाटर्स में एक ऐसी बोट जा रही है और उसमें लिखा था समडे मैन विल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, समडे मैन विल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ही विल नॉट नो व्हाट ही इज मिसिंग। आप एक खूबसूरत जगह से इतनी तेजी से निकल जाओगे कि आपको पता ही नहीं आसपास क्या है। आप जीवन में कर क्या रहे हो? आपको पैसा चाहिए ना, कमाओ, क्यों चाहिए? खुश तो रहो, आप खुश रहो, शांति से रहो, प्रेम से रहो। तो मेरे लिए मेरे पिताजी, मेरे माताजी मुझ पर प्राउड करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को लगेगा सक्सेस है। लोग मैसेज करके बोलते हैं कि आपका वीडियो देखा, मैं डिप्रेशन में था, मैं थोड़ा बाहर आ गया, उससे बड़ा सक्सेस क्या हो सकता है? वो मतलब ठीक है, आपको लगता होगा कि ये वैसी बात है, मतलब लोग जो बोलते हैं ना खुद की तारीफ करने के लिए, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव। हम लोग कहते थे कॉलेज में या जब पढ़ाते थे कि बोले ये कमाई हो गई, किसी बच्चे ने आके तारीफ कर दी, हम कहते ये कमाई हो गई हमारी, आज के लिए कोई नहीं ले जा पाएगा, सैलरी तो कोई ले जाएगा। तो इफ़ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैं जब स्टोरीज लिख रहा था, मेरी बहुत इच्छा थी फिल्में बनाऊंगा, तो आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ दोस पर्सन, राइट। तो उसने पूछा क्यों करते हो? मैंने कहा कि आज आप एक गाना सुनती हो लता मंगेशकर का, आजा रे, वो कौन थी का, बोले इट मेक्स यू फील समथिंग। वो व्यक्ति उस टाइम तो लता मंगेशकर जी थी, आज नहीं है। बोला प्रोबेबली उस गाने को बनाने वाला कोई व्यक्ति आज नहीं है, बट वो गाना आज भी आपको एक इमोशन इन्वेक कर रहा है, आज भी टच कर रहा है। मेरी कहानी पढ़ के कोई आदमी खुश हो जाए, हंस दे, मुझे टच करना है लोगों को। ये मैं तब तो इंस्टाग्राम कुछ नहीं चल रहा था, तब बना ही नहीं रहा था वैसे वीडियोस। तो प्रोबेबली जिस दिन मैं कहीं से जा रहा हूँ और कोई मेरा वीडियो देख के इंस्पायर हो रहा हो, वो मेरे लिए सक्सेस हो जाएगी। आज जैसे हम लोग कई बार चर्चा करते हैं ना, शाहरुख खान ने वो किया, उसका क्या इम्पैक्ट है। किसी दिन मेरे लिए ऐसी चर्चाएं कहीं हो रही हो कि प्रभात ने वो डाला था वीडियो यार उसका, तो भाई मेरे को बहुत मजा आएगा। मतलब पैसा चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं चाहिए, आई एम अ वेरी मटेरियलिस्टिक गाय। भले ही मेरी वो कम है, मतलब मुझे आज 1 करोड़ दे दोगे तो मैं खर्च भी नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ मतलब स्टिल आई वांट 1000 करोड़ 4000 करोड़ चाहिए, क्यों नहीं करेंगे खर्चा, चाहिए फिर भी। लेकिन सक्सेस ये है कि आपको लोग याद कर रहे हैं। एक फिल्म आई थी स्टैंड अप गाइज, उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो अब एक बंदा बोलता है, बोला ऐसा कहते हैं दुनिया में कि देयर आर 2 टाइम्स अ पर्सन डाइज, फर्स्ट टाइम व्हेन ही एक्चुअली डाइज एंड सेकंड टाइम व्हेन द लास्ट पर्सन हु न्यू हिम डाइज। जो उसका नाम लेने वाला व्यक्ति जो लास्ट बचा था, जिस दिन उसकी मृत्यु होगी उस दिन ये आदमी एक्चुअली मरेगा, क्योंकि तब तक तो लोग याद कर रहे हैं। गांधी जी की मृत्यु हुई 48 में, लेकिन आज भी गांधी जी का नाम लेने वाले लोग हैं ना, तो गांधी जी की मृत्यु हुई नहीं है। तो अपने को ऐसा कोई बहुत एक्सटेंड नहीं करना है, बट हाँ
जिंदा रहती प्रसिद्धि चाहिए, लेकिन वो एक है कि हाँ यार इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को हंसा दिया जो थोड़ा सा मन खराब था जिसका, वो मेरे लिए सक्सेस है। पैसा भी चाहिए लेकिन। सर आपने मनी की बात करी, ऑब्वियसली हर इंसान आज की डेट में पैसों के पीछे ही सब कुछ कर रहा है, चाहे वो उसकी ज़रूरत है चाहे वो उसकी ख्वाहिशें हों। इजी मनी और हार्ड मनी का एक बहुत अलग कंसेप्ट अभी आजकल बहुत ज़्यादा चल गया है, क्योंकि जनरेशन भी ऐसी आ रही है जो ऐसे सब कुछ चाह रही है। मतलब इंस्टा पे भी आप स्क्रॉल कर रहे हो तो इंस्टेंट हर चीज़ उनको चाहिए। तो वैसे ही मनी के लिए आपका क्या उसमें ओपिनियन है कि इजी मनी एंड हार्ड मनी